दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली के छतरपुर में हुए श्रद्धा मर्डर केस ने भारत की राजधानी दिल्ली और पूरे भारत में एक खौफनाक सनसनी मचाकर रख दी है। पूरे शरीर के रोंगटे खड़े कर देने वाली और भयावह दिल दहला देने वाली इस खौफनाक घटना ने समग्र मानवता को बुरी तरह से शर्मसार कर दिया है। मेरा नाम है अफजल लतीफ बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिर से एक बार क्राइम स्टोरीज विद अफजल पर एक और दिल दहला देने वाली क्राइम से जुड़ी सत्य कहानी को। दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस की खौफनाक और भयावह कहानी की शुरुआत होती है भारत देश के माया नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई शहर के एक मल्टीनेशनल कॉल सेंटर से साल 2018 से। कॉल सेंटर में काम करने वाली श्रद्धा की उम्र उस समय महज 25 साल की थी और श्रद्धा के साथ ही उसी मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में काम करने वाला एक लड़का कि जिसका नाम आफ्ताब अमीन पुणे वाला था, जिसकी उम्र 27 साल की थी। दोस्तों, श्रद्धा और आफ्ताब अमीन पुणे वाला मुंबई के मालाड के एक ही मल्टीनेशनल कॉल सेंटर में एक साथ काम करते थे। इन दोनों के बीच यानी श्रद्धा और आफ्ताब अमीन पुणे वाला के बीच एक साथ काम करते करते दोस्ती हो गई और फिर यही दोस्ती की गहराई इतनी बड़ी कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगे। बताया जाता है कि साल 2016 से ही श्रद्धा की माता और श्रद्धा के पिता दोनों अलग रह रहे थे। अपने माता पिता के साल 2016 में अलग हो जाने के बाद श्रद्धा उसकी मां के साथ रहा करती थी और श्रद्धा का भाई अलग रहा करता था। इसी बीच श्रद्धा से आफ्ताब अमीन पुणे वाला ने इमोशनली तौर तरीकों से दोस्ती की और फिर ये दोनों यानी श्रद्धा और आफ्ताब अमीन पुणे वाला ने एक साल में ही ये तय किया कि वो दोनों लिव इन में रहेंगे। श्रद्धा और आफ्ताब अमीन पुणे वाला दोनों साल 2019 से एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे थे। इन दोनों ने साथ मिलकर अपने रहने के लिए मुंबई के मालाड में ही किराए का एक कमरा भी ले लिया था। लेकिन श्रद्धा और आफ्ताब अमीन पुणे वाला के लिव इन में रहने पर श्रद्धा की मां ने अपनी ओर से विरोध जताया था। लेकिन तभी श्रद्धा ने अपनी मां से कहा था कि मां, मैं 25 साल की हो गई हूं और मुझे मेरे जीवन के तमाम फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मैं आफ्ताब अमीन पुणे वाले से प्यार करती हूँ और मुझे आफ्ताब अमीन पुणे वाला के साथ रहने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, यहाँ तक कि आप भी मुझे नहीं रोक सकते। आफ्ताब अमीन पुणे वाला के साथ ही मैं लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ और मुझे उसी के साथ रहना है। अगर आपको मेरा और आफ्ताब का लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहना पसंद नहीं है तो आप ये बात समझ लीजिए कि आज से मैं आपकी बेटी नहीं हूं। अपनी मां से अपने लिव इन रिलेशनशिप की ये बात कहकर श्रद्धा अपने घर से सामान लेकर जा रही थी। श्रद्धा जब अपना घर छोड़कर जा रही थी तभी श्रद्धा के माँ बाप दोनों ने अपनी बेटी को काफी समझाया और उसे काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन श्रद्धा ने अपनी माँ और बाप दोनों की बात नहीं मानी और वो अपनी फैमिली को छोड़कर आफ्ताब अमीन पुणे वाला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए चली गई। अब श्रद्धा और आफ्ताब अमीन पुणे वाला दोनों अपनी फैमिली से दूर एक साथ लिव इन में रहने लगे। इधर श्रद्धा के माँ बाप अपनी बेटी के बगैर काफी चिंतित और परेशान रहने लगे थे। श्रद्धा के बगैर चिंतित और परेशान माँ बाप अपनी बेटी की खोज खबर अब श्रद्धा के व्हाट्सएप स्टेटस, श्रद्धा के फेसबुक अकाउंट और श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपडेट लेकर रखने लगे थे कि उनकी बेटी श्रद्धा किस हाल में रह रही है। और इस तरह श्रद्धा और आफ्ताब का लिव इन रिलेशन में रहते हुए एक साल से ज्यादा का लंबा समय बीत चुका था। श्रद्धा की मां सुमन श्रद्धा के बगैर काफी परेशान रहने लगी थी और श्रद्धा के जाने के बाद वो काफी बीमार हो गई थी और आखिरकार 23 जनवरी 2020 को श्रद्धा की मां सुमन की मौत हो गई। श्रद्धा की मां सुमन की मौत की खबर मिलते ही श्रद्धा की मां सुमन से
4 साल पहले यानी 2016 से अलग रहने वाले सुमन के पति और 1 साल से लिव इन में रहने वाली बेटी श्रद्धा भी आखिरी बार उसका अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे, लेकिन उस वक्त श्रद्धा और उसके पिता की कोई बात नहीं हो पाई थी। लेकिन अपनी मां सुमन की मौत के तकरीबन 15 दिनों बाद श्रद्धा से उसके पिता की फोन पर बात हुई थी। तब श्रद्धा ने अपने पिता को बताया था कि आफ्ताब अमीन पुणेवाला उसे परेशान करता है, उसे टॉर्चर करता है। और जब श्रद्धा ने इसका विरोध किया तो आफ्ताब अमीन पुणेवाला ने अपनी इस गलती के लिए श्रद्धा से माफी भी मांग ली थी और श्रद्धा ने आफ्ताब अमीन पुणेवाला की उस गलती को माफ कर दिया था। और फिर श्रद्धा आफ्ताब अमीन पुणेवाला के साथ फिर से रहने लगी थी। पुलिस की पूछताछ से पता चला कि 8 मई 2022 को दोनों श्रद्धा और आफ्ताब अमीन पुणेवाला मुंबई से दिल्ली आए थे और मुंबई से दिल्ली आए दोनों पहली बार दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुके थे। उसके बाद इन दोनों ने गूगल से लोकेशन तलाशते हुए दिल्ली के छतरपुर में अपने रहने के लिए किराए का एक फ्लैट लिया और यहाँ आने के ठीक 10 दिनों बाद ही आफ्ताब अमीन पुणेवाला ने श्रद्धा की खौफनाक तरीके से गला घोंटकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी। श्रद्धा की बेरहमी के साथ खौफनाक तरीके से हत्या करने के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को 24 घंटे तक उसी कमरे में रखा। श्रद्धा की बेरहमी से हत्या के बाद आफ्ताब श्रद्धा की लाश को ठिकाने कैसे लगाए ये सोचने लगा और कैसे उस कमरे से श्रद्धा की लाश को बाहर ले जाया जाए ये सोचने लगा। इसलिए आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को कमरे से बाहर ले जाने के लिए एक बेहद ही बेरहम और खौफनाक तरीका सोचा कि अब वो श्रद्धा की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाएगा। आफ्ताब अमीन पुणेवाला एक प्रोफेशनल फूड ब्लॉगर था, तो उसने श्रद्धा की लाश के साथ ऐसा करने के लिए उसने अपना पुराना फूड ब्लॉगर वाला तरीका चुना। श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफ्ताब अमीन पुणेवाला सीधे मार्केट में गया और मार्केट में जाकर उसने सबसे पहले एक धारदार आरी खरीदी। उसके बाद आफ्ताब अमीन पुणेवाला श्रद्धा की लाश को धारदार आरी से काटकर उस लाश के छोटे छोटे टुकड़े को रखने के लिए 300 लीटर वाला एक ब्रांड न्यू फ्रिज भी ले आया ताकि आफ्ताब अमीन पुणेवाला श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़ों को फ्रिज में आसानी के साथ रख सके। धारदार आरी ब्रांड न्यू फ्रिज लाने के बाद आफ्ताब कई रूम फ्रेशनर और अगरबत्ती भी ले आया ताकि श्रद्धा की लाश के एक एक अंग को वो सब कुछ काट कर साफ करे, तब उस कमरे के बाहर उस लाश की बदबू ना आ सके। मार्केट से ये सब कुछ सामान लाकर आफ्ताब ने उसी कमरे के बाथरूम में श्रद्धा की लाश को रखकर धारदार आरी से बेरहमी के साथ कई टुकड़े काटे। आफ्ताब अमीन पुणेवाला ने श्रद्धा के हाथ और पैरों को दर्जनों में काटा और फिर प्लास्टिक की थैली में पैक करके बाजार से जो ब्रांड न्यू फ्रिज लाया था उसमें रख दिए। श्रद्धा की लाश को बेरहमी के साथ काटने के बाद आफ्ताब अमीन पुणेवाला उस रूम के अंदर फ्रेशनर को बार बार कमरे में डालता रहा और ढेर सारी अगरबत्तियां जलाता रहा ताकि उस कमरे से श्रद्धा की लाश की बदबू किसी भी तरह कमरे से बाहर न आ सके। आफ्ताब अमीन पुणेवाला अपने बनाए प्लान के मुताबिक लगातार 18 दिनों तक यानी 5 जून तक श्रद्धा की लाश के तमाम छोटे छोटे 35 टुकड़ों के जरिए पूरी लाश को ठिकाने लगाता रहा। आफ्ताब अमीन पुणेवाला लगातार रोजाना 18 दिनों तक श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को प्लास्टिक की थैली यानी बैग में डालकर उस कमरे के बाहर लाकर रोजाना रात में महरौली के जंगल में लेकर अलग अलग इलाकों में चोरी छिपे फेंकता रहा। बताया जाता है उसने जिस फ्रिज में श्रद्धा की लाश रखी थी उसी फ्रिज में ही वो अपने लिए जोमेटो से ऑनलाइन खाना मंगवा कर रखता था और उसी फ्रिज में से ही वो अपने लिए जोमेटो से ऑनलाइन मंगवाया हुआ खाना निकालकर बड़े मजे के साथ खाता था। खैर, इस बीच पिछले कई महीनों से श्रद्धा के पिता की अपनी बेटी से कोई बात नहीं हो पा रही थी। श्रद्धा के पिता सोशल मीडिया पर भी श्रद्धा के
बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर श्रद्धा किस हाल में है और कहाँ है, लेकिन श्रद्धा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी भी तरह का फोटो, वीडियो या पोस्ट अपडेट नहीं हो रही थी। न ही व्हाट्सएप पर किसी भी तरह का कोई स्टेटस और फेसबुक पर कोई पोस्ट अपडेट की जा रही थी। श्रद्धा के पिता अक्सर इन्हीं सोशल मीडिया अपडेट से अपनी बेटी श्रद्धा की खोज खबर लेते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अपडेट ना मिल पाने के कारण श्रद्धा के पिता ने अपने बेटे को फोन करके उससे पूछा कि बेटा, श्रद्धा से तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? तभी श्रद्धा के पिता को उनके लड़के ने श्रद्धा के एक कॉमन फ्रेंड का नंबर दिया। जब श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा के उस कॉमन फ्रेंड को कॉल करके पूछा तो उसने श्रद्धा के बारे में बताया कि श्रद्धा और मेरी तकरीबन पिछले 2 महीने से फोन पर बात नहीं हुई है। श्रद्धा के कॉमन फ्रेंड की यह बात सुनकर श्रद्धा के पिता को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उन्हें शक हुआ कि उनकी बेटी के साथ जरूर कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। खैर, इसके बाद श्रद्धा के पिता ने सबसे पहले मुंबई में पुलिस थाने जाकर श्रद्धा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की और उसके बाद फिर 8 नवंबर को दिल्ली में जाकर श्रद्धा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की। श्रद्धा के पिता के द्वारा गुमशुदगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस तुरंत ही सर्विलांस की मदद से इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले केस का भयानक खुलासा करती है, क्योंकि तारीख 19 मई से ही श्रद्धा का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था। श्रद्धा के पिता का दावा है कि उनकी बेटी श्रद्धा बार बार आफताब अमीन पुणेवाला से शादी करने की बात कहती थी, लेकिन आफताब अमीन पुणेवाला सिर्फ श्रद्धा का फायदा उठाना चाहता था, इसलिए उसने श्रद्धा का खौफनाक तरीके से मर्डर कर दिया है। श्रद्धा की हत्या के बाद भी आफताब बेखौफ तरीके से उसी कमरे में रहकर कॉल सेंटर में नौकरी भी करने लगा था और दूसरी किसी लड़की से प्यार भी करने लगा था और उसी लड़की को वो पिछले कई महीनों से अपने उसी कमरे पर ला रहा था। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आफताब पर कभी भी किसी को शक नहीं हुआ। पुलिस जांच में यह बात श्रद्धा मर्डर केस में सबके सामने आई कि श्रद्धा के मर्डर के करीब 1 महीने बाद आफताब अमीन पुणेवाला ने एक दूसरी लड़की को अपने फ्लैट पर बुलाया था। आफताब अमीन पुणेवाला ने जिस लड़की को अपने फ्लैट पर बुलाया था, उस लड़की से उसकी दोस्ती डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। आरोपी आफताब अमीन पुणेवाला ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि उस लड़की को जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसके कमरे में रखे ब्रांड न्यू फ्रिज में श्रद्धा की लाश के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि आफताब अमीन पुणेवाला ने श्रद्धा की बॉडी के कई छोटे बड़े पार्ट्स को कबाड़ में, किचन में और फ्रिज में छिपा कर रख दिया था। जब आफताब अमीन पुणेवाला ने श्रद्धा की बेरहमी के साथ हत्या की थी, उसके बाद वो शव को बाथरूम में ले गया था और वहीं पर उसने श्रद्धा की लाश को बेरहमी के साथ काटा था। श्रद्धा की लाश को काटने के दौरान जो खून फर्श पर बिखरा था, उस खून को आफताब अमीन पुणेवाला ने सल्फर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की मदद से साफ करने की कोशिश की थी ताकि जांच एजेंसियों को किसी भी तरह का कोई सबूत न मिल सके। आरोपी आफताब अमीन पुणेवाला ने बताया कि हत्या वाले दिन उसके और श्रद्धा के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े के दौरान वो श्रद्धा की छाती पर बैठ गया था और बेरहमी के साथ उसका गला रौंद कर हत्या कर दी थी। आफताब ने बताया कि हत्या करने के बाद उसने श्रद्धा की लाश को सबसे पहले बाथरूम में रख दिया था। जांच में पता चलता है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद फर्श को धोने के लिए सल्फर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के बारे में उसने गूगल पर सर्च किया था और श्रद्धा की बेरहमी से हत्या के बाद बॉडी को काटने के तरीकों के बारे में भी उसने गूगल पर सर्च करके देखा था। उसने श्रद्धा की लाश के खून से सने कपड़े कूड़े उठाने वाली गाड़ी में डाल दिए थे। बताया जाता है कि हिमाचल में आफताब अमीन पुणेवाला की बद्री नाम के एक शख्स के साथ मुलाकात हुई थी। हिमाचल में जिस बद्री नाम के शख्स के साथ आफताब अमीन पुणेवाला की मुलाकात हुई थी, वो दिल्ली के छतरपुर के इलाके में ही रहा करता था। बद्री के कहने पर ही दोनों छतरपुर में रहने लगे थे। खैर,
अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन है ये आफ्ताब अमीन पुणेवाला, कि जिसने श्रद्धा की बेरहमी के साथ खौफनाक तरीके से हत्या की थी। आफ्ताब अमीन पुणेवाला मुंबई का रहने वाला है और वो पेशे से एक प्रोफेशनली सेफ है। इसने मुंबई के एक नामी कॉलेज LS रहेजा से बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज किया है। आफ्ताब अमीन पुणेवाला को फूड ब्लॉगिंग का बेहद शौक है और इसने खुद का एक फूड ब्लॉगिंग वेबसाइट भी बनाया है जिसका नाम है हंग्री छोकरो। श्रद्धा मर्डर केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आए दिन एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को आए दिन नए नए सुराग मिल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस केस में दिल्ली पुलिस को बाकी बचे सबूत जुटाना एक बड़ी चुनौती होने वाला है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सामने हत्याकांड का कबूलनामा करने वाला आफ्ताब अमीन पुणेवाला का क्या भरोसा, वो अदालत में अपने दिए बयान से पलट भी सकता है। क्या इस खौफनाक हादसे को पूरी तरह से टाला जा सकता था? क्या आरोपी आफ्ताब अमीन पुणेवाला को ऐसा खौफनाक कदम उठाने से रोका जा सकता था? और क्या भविष्य में इतनी खौफनाक घटना को फिर से अंजाम देने से रोका जा सकता है? जवाब है हाँ। ये पूरा क्राइम एक स्टॉकर माइंडसेट से प्रभावित युवक द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध है। ये ऐसी मानसिकता है जिसमें कुछ लोग लड़कियों और औरतों को दोस्ती और प्यार के बहाने अप्रोच करते हैं। किसी को अप्रोच करना क्राइम तो नहीं, लेकिन जब लड़की के बार बार मना करने के बावजूद भी उसे परेशान किया जाता रहे तो इससे मानसिकता की बू आती है। ये वही मानसिकता है जो हर साल हजारों लड़कियों और औरतों का जीना और घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर देती है। कई बार समाज या परिवार के डर से लड़कियां इस बारे में या तो बात नहीं कर पाती है, या जब तक वो ये बात बता पाती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। श्रद्धा का केस इसी मानसिकता का एक अप्रतिम उदाहरण है। भारत काफी तरक्की कर गया है, लेकिन औरतों के प्रति अपने नजरिए को पूरी तरह सुधारने में आज तक कामयाब नहीं हो पाया है। समाज में आज भी औरतों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध देखने को मिल जाते हैं जो आम इंसान की जिंदगी को तहस नहस करके रख देते हैं। खैर, ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है कि क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं तब तक दिल्ली में हुआ यह हादसा बदकिस्मती के साथ अपने आप को यूं ही दोहराता रहेगा। यहाँ पर एक बात याद दिलाना बहुत जरूरी है कि हम किसी भी धर्म, विशेष या संप्रदाय पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हर धर्म में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं जिनका समय समय पर हम उदाहरण देखते रहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम समाज को उस मानसिकता से बाहर निकालने की कोशिश करें जिससे लोग इस तरह की भयावह घटना को अंजाम देने की सोच लाते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में मौजूद रिपोर्ट के आधार पर दी गई है। हम इस क्राइम के बारे में आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि समय रहते इसे अपने साथ होने से आप रोक सके। ये वीडियो बनाते वक्त हम उन सभी माताओं और बहनों को याद करते हैं जिन्होंने इस सड़ी हुई मानसिकता के कारण अपने जीने का हक और कई मामलों में अपना पूरा जीवन ही खो दिया है। याद रखना जरूरी है ताकि हम अपने समाज को एक बेहतर समाज बना सके। मुलाकात होगी फिर से एक बार इसी चैनल के माध्यम से एक और क्राइम से जुड़ी सत्य कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।